हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। As you have read in the previous chapters, the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, changes in the lives of peasants and tribals, like हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए पीजेंट्स के लाइफ में, ट्राइबल्स के लाइफ में। लाइक उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम एंड सो मैनी महलवाई सिस्टम, एजुकेशन चेंजेस भी किए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, challenges to caste system, social and religious reforms, and finally the revolt of 1857 एंड उसके बाद का जो पीरियड था एंड जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो डिक्लाइन हुआ वो सब भी हम लोगों ने देखा। तो अब इसके बाद जो एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कैसे अराइज होता है? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद किसी एक दिन की वजह से तो नहीं अराइज हुआ था, इसको काफ़ी टाइम लगा था। लाइक पूरा पीरियड था जब वो नेशनलिज्म लोगों के अंदर आया। So, what a question उठा that what is this country of India and for whom is it meant? The answer that gradually emerged was India was a people of India, all people irrespective of the class, color, caste, creed, language or gender, and the country, its resources and systems were meant for all of them. With this answer came from the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. जब तक हम लोग ये ब्रिटिश जो हमारे ऊपर जो कंट्रोल किया हुआ है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, इंडिया के पीपल की लाइफ्स के ऊपर, जब तक ये कंट्रोल एंड नहीं होगा, इंडियंस का नहीं हो सकता। तो ये चीज़ लोगों को थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी थी। अ, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी आफ्टर 1870। मोस्ट ऑफ देम वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। लाइक क्या हुआ था कि जो लोग थे हमारे इंडिया में वो मतलब इंग्लिश एजुकेटेड सिस्टम में पढ़े हुए थे, तो उनकी वजह से उन्होंने कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस स्टार्ट की, जिसमें से इम्पोर्टेंट वंस थी पूर्ण सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress। तो ये टाइम था 1870 से 1880 तक जब ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी थी। तो फिर यहाँ पे पूर्ण सार्वजनिक सभा का मतलब क्या है? सर्व मतलब ऑल, प्लस जनिक मतलब ऑफ द पीपल, फॉर ऑल द पीपल। Though many of these associations function in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any religion, community or class। इन लोगों का जो गोल था वो सबके लिए था, किसी पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं था। एंड हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी, पूर्ण सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों के गोल्स थे। इन्होंने डिमांड की ब्रिटिश से अपने अपराइट के मतलब अपलिफ्ट, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने कुछ डिमांड्स की, बट इन्होंने अभी तक किसी ने भी फ्रीडम के लिए डिमांड नहीं की थी। इनका गोल फ्रीडम नहीं था। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गोल स्टार्टिंग में फ्रीडम नहीं था। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870 and 1880s। 1870 से 1880s तक लाइक जो डिससेटिस्फेक्शन था ब्रिटिश रूल से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लाइक इसका फर्स्ट रीज़न था आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में पास हुआ था लॉर्ड लाइटन के द्वारा। एंड इसमें क्या था कि इंडियंस को आर्म्स नहीं रखे जा सकते, मतलब हथियार रखने की परमिशन नहीं थी। जैसे कि 1857 में वो डरे हुए थे ब्रिटिश लोग। जैसे कि 1857 में जो लोगों ने रिवोल्ट किया तो वो बहुत डर गए थे कि अगर इनके पास आर्म्स रहेंगे तो ये हमारे ऊपर कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं। और उसी सेम ईयर में एक और एक्ट पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकता किसी प्रेस में। अगर वो लिखेगा तो वो जेल में चला जाएगा, उसे जेल में डाल देंगे। तो फिर ये दो ऐसे एक्ट थे जो कि लाइक इंडियंस को बहुत ज़्यादा एनरेज करते हैं, एंड इसी वजह से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है लोगों में। इसके बाद 1883 में एक
एक वाइसरॉय के द्वारा एक और बिल पास हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, जो था इल्बर्ट बिल। इस बिल की वजह से, इस बिल में ये था कि ये जो थे ब्रिटिश और इंडियन जजेस में इक्वालिटी लाना चाहते थे। लाइक अभी क्या था कि जो इंडियन जजेस थे वो किसी ब्रिटिश इंसान को पनिश नहीं कर सकते थे। समझ रहे कितना ज्यादा भेदभाव हो रहा था यहाँ पे। लाइक जज भी इंडियन, वो खुद को ब्रिटिश लोग इतना सुपीरियर मानते थे कि इवन इंडियन जज भी किसी ब्रिटिश इंसान को पनिश नहीं कर सकता अगर वो उसका फॉल्ट भी है तो इस एक्ट के द्वारा ये लोग करना चाहते, इक्वालिटी लाना चाहते थे। बट ये अब ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो फिर ब्रिटिश ने थोड़ा इसको अपोज किया एंड फाइनली ये बिल विथड्रॉ कर लिया गया। इससे इंडिया बहुत गुस्से में आ गए थे। इंडियंस were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in India. जब इंडिया गुस्से में आ गए तो इन लोगों ने डिसाइड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस was established when 72 delegates from all over the country met at बॉम्बे। फिर 72 delegates from all over the country बॉम्बे पे मिलते हैं and ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो अर्ली लीडरशिप कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर and among others was largely from Bombay and Calcutta. नाराउजी एक बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट थे जो कि लंदन में थे एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। A retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together. अब हम ये पढ़ते हैं, A Nation in the Making. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in objectives and methods. ये माना जाता है कि कांग्रेस जब बनी उन्होंने कभी फ्रीडम के लिए डिमांड नहीं की। उन्होंने 20 ईयर्स तक उनके आइडियाज, उनके मेथड सब मॉडरेट थे। लाइक उनको छोटी छोटी डिमांड चाहिए थी, उनको बस कुछ अपना कि इंडियंस को भी थोड़ा वो ऊपर लाना चाहते थे हर एक चीज़ में, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चीज़ में। तो उनकी कुछ उन्होंने फिर कुछ डिमांड्स की गवर्नमेंट से। It wanted for legislative councils to be made more representative, given more power and introduced in provinces where none non existed. उन्होंने डिमांड किया कि इंडियन जो थे उनको हाई पोजीशंस में प्लेस किया जाए गवर्नमेंट पे। एंड इसके लिए वो चाहते थे कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। लाइक पहले ये क्या था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो था ये सिर्फ लंदन में, इसका जो सेंटर था एक ही जगह था, लंदन में। अब इंडिया वाला लंदन जाएगा एग्जाम को देने, तो लाइक कितने चांसेस कम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका सेंटर इंडिया में भी करवाया जाए। The demand for Indianization of the administration was a part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials and British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. Like वो ब्रिटिश मानते थे कि इंडियंस को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दे सकते। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचते थे, बट तो इसीलिए इंडिया, ये कांग्रेस चाहती थी कि हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिले, हम लोग की ज़्यादा हम लोगों को काम मिले, जिससे कि इंडिया भी अपना थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आए। तो फिर since British officers were sending a major part of their salaries home, Indianization it was hoped would also reduce the drain of wealth to England. अब क्या होता था कि काफ़ी सारे ब्रिटिश लोग थे जो काम करते थे इंडिया के साथ। तो फिर ये क्या था, जो इनको जो सैलरी पे करते थे वो इंडियंस की होती थी। लाइक इंडिया के थ्रू इनकी सैलरी होती थी। तो फिर अब इवेंचुअली इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड। तो उसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। तो इसके लिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश ऑफिशियल की जो सैलरी है वो कम की जाए और इंडियंस को उसमें जॉब दी जाए, जिससे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो कम हो जाए। और उनकी अदर डिमांड थी कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। लाइक अब जो कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव कहते हैं एक ही इंसान संभाल रहा है। तो लाइक अब अगर उसने कुछ गलत किया तो वो खुद को सजा कैसे देगा? तो ये था कि इन दोनों को सेपरेट किया जाए। और ये उनकी और डिमांड थी कि द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को वापस लिया जाए। हम हमको आर्म्स रखने के, हथियार रखने की परमिशन दी जाए।
एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उन लोगों की डिमांड थी। उन लोगों ने अभी तक फ्रीडम के बारे में नहीं मांगा था। 20 years मॉडरेट लोग का पीरियड था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। The early Congress also raised a number of economic issues. It declared that British rule has led to poverty and famines, increase in the land revenue had improvised peasants and zamindars, and the exports of grain to Europe had created food shortages. उन्होंने फिर और भी डिमांड की कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल की वजह से हम लोग पॉवर्टी एंड फेमाइंस में आ चुके हैं, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दी गई है, एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स जो बाहर जो खाना जाता है यूरोप से, उसकी वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज आ गई है। तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कम की जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कम की जाए एंड मोर फंड्स फॉर एजुकेशन। इस इट पास मैनी रिजोल्यूशन, और भी उन्होंने काफ़ी बोले। उन्होंने सॉल्ट टैक्स पे बात की, उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड, अब वो खुद ही की बात नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि इंडियन लेबर बाहर चले गए थे अब्रॉड, एंडेंजर्ड लेबर जिसे जिसे हम कहते हैं, and the sufferings of forest dwellers. All this show that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars और इंडस्ट्री। उन्होंने हर किसी की मांग की, ये हमें बताता है उनकी डिमांड से कि उन्होंने हर तरफ फोकस किया, उन्होंने सिर्फ एजुकेशनल प्रोफेशनल चीज़ों पर नहीं फोकस किया। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept just demands of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feeling of the aim. इन डिमांड से ये लोग डिमांड मांग रहे थे जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले इंडियंस की फीलिंग पे। अब बात आती है, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of Congress. In Bengal, Maharashtra, and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak, and Lala Lajpat Rai, ये देखिए, was beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the peak government. People must fight for the स्वराज। अब देखिए, अब यहाँ स्वराज की बात आ गई। स्वराज, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। बाल लाल बाल पाल, आपने सुना होगा ये, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये लोगों ने मॉडरेट्स के तरीकों को अपोज करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हम क्यों इनका सुने, इनसे डिमांड मांगे, हम खुद के लिए फाइट करेंगे, हमको स्वराज चाहिए। तो फिर तिलक ने एक स्लोगन बोला, फ्रीडम इज आर बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, तो अब ये ऐसा टाइम है 1905 का, 20 साल तक कांग्रेस में मॉडरेट्स रहे, लेकिन इस टाइम पे 1905 पे अब एक और नया ग्रुप उभरने लगा था, रेडिकल ग्रुप, और यू कैन कॉल इट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने स्वराज के बारे में स्वराज की मांग की। मॉडरेट लोग सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिमांड्स करते हैं, बट एक्सट्रीमिस्ट लोग स्वराज की डिमांड करते हैं, फ्रीडम की डिमांड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने क्या किया? बंगाल को डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया बंगाल का। At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Orissa. The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interests of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन हुआ बंगाल को, तो फिर लोग गुस्सा गुस्सा हो गए ऑब्वियसली, मतलब ऐसा कैसे कर सकती है बंगाल को। तो ऑल सेक्शन द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोज इट। तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों ग्रुप ने अपोज किया। Large public meetings and demonstrations were organized, and novel methods of mass protest developed.
The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement. स्ट्रॉन्गेंट तो इससे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बट सबसे ज़्यादा वो बंगाल में था, बट वो हर कहीं था, लाइक आंध्र प्रदेश में उसका नाम वंदे मातरम मूवमेंट से वो जाना गया। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourages the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education, and the use of Indian language. To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. The opening decades of 20th century were marked by the other developments as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. अब 1906 में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो रही है। मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस लीग ने सपोर्ट किया बंगाल का पार्टिसिपेशन। इट डिजाइड सेपरेट, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड भी की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब इलेक्शंस होंगे, रिजर्व सीट्स होंगी मुस्लिम्स के लिए, एंड इसमें क्या होगा कि जो वोट करने वाले होंगे होंगे जो वोट करेंगे वोटर्स भी मुस्लिम ही होंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग इधर थे। Some seats in the council were now reserved for Muslim who could be elected by Muslim voters, मतलब वोटर्स भी मुस्लिम होंगे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। Meanwhile, the Congress split. 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। Moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involves the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited. जो moderates और extremists में ये divide हो गई कांग्रेस, उसके बाद ये फिर से यूनाइटेड हुई 1915 में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। 1915 आपको याद होगा, ये वो टाइम था जब गांधी जी की एक्टिंग हुई, एंट्री हुई थी इंडिया में साउथ अफ्रीका से। एंड लखनऊ 1916 में लखनऊ पैक्ट आया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में काम करेंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, अब मास नेशनलिज्म की शुरुआत होने लगी थी आफ्टर 1919। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, एंड उससे इंडिया को काफ़ी नुकसान होता है, लाइक काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होता है, पॉलिटिकल लॉस होता है अपन हम लोगों को। तो उससे क्या लोगों को समझ में आने लगा था, तो फिर इसी से लोग गुस्सा होने लगे थे, एंड मास नेशनलिज्म की शुरुआत होने लगी थी, जिसमें peasants, tribals, students, and women in large number, and occasionally factory workers as well. Certain businesses groups too began to actively support the Congress in the 1920s. The First World War altered the economic and the political situation in India. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा असर डाला था। इट लेड टू ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट इन टर्न, अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसने टैक्सेस बढ़ा दिए हर चीज़ पे। तो फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इन द डिमांड्स ऑफ वॉर सप्लाई लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस विद क्रिएटेड which created great difficulties for the common people. कॉमन पीपल को बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, बट इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी वर्ल्ड वॉर में कि लाइक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिला था। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड द आर्मी विलेजेस। अब ब्रिटिश को क्या था, अपनी आर्मी बढ़ानी, तो उन्होंने प्रेशराइज किया कि सोल्जर्स प्रोवाइड करो फॉर एन इंडियन कॉज, लाइक इंडिया वाले क्यों जाए जब उनका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर लेकिन उन्होंने प्रेशराइज किया। तो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist power were exploiting the people of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. Furthermore, in 1970 there was a revolution। हाँ, मास नेशनलिज्म में ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर इज वर्ल्ड वॉर वन।
जो कि 1914 में स्टार्ट हुई। एंड द सेकेंड फैक्टर इज 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में, रशिया रिवॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें क्या था कि जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स अपने जो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, तो इससे इन लोगों को करना, इससे इंडिया लोगों ने सीखा कि हाँ हम लोगों को भी करना चाहिए। अब आता है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इट इज इन दीज सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी एमर्ज एज अ मास लीडर। गांधी जी एट द एज ऑफ 46 इंडिया में आते हैं 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। Having led Indians in that country non-violent marches against racist restrictions, he was already a respected leader. No, वो पहले से ही काफी respected leader थे internationally. His South Africa campaigns had brought him in contact with various type of Indians, Hindu, Muslim, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils, and North Indians, and upper class merchants, lawyers, and workers. महात्मा गांधी स्पेंड हिज इन्होंने अपना पहला ईयर पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हुए बिताया, जिससे कि वो लोगों की नीड्स, उनकी सिचुएशन को समझ सकें। His earlier interventions were in local movement in चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर इन्होंने सबसे पहले फिर जो सत्याग्रह प्रोवाइड किया वो था चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, जहाँ पे वो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में आए। अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर्स के लिए किया, एंड खेड़ा में उन्होंने पीजेंट्स के लिया, और चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया। अब हम पढ़ते हैं 1919 से 1922 के बीच में क्या हुआ, द रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, the Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. उन्होंने 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो कि ब्रिटिश ने पास किया। द एक्ट का फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड strengthened पुलिस पावर्स। Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhiji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer, and Hartal was set up to launch the movement. हड़ताल की गई रॉलेट एक्ट को। रॉलेट सत्याग्रह turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. In April 1990, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used brutal measures to suppress them. अब लोगों ने हड़ताल की, एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी ब्रूटल मेजर्स लिए उनको दबाने के लिए। The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day were a part of the repression. जलियांवाला बाग आपको पता होगा, जनरल डायर ने किया था अमृतसर में, बैसाखी डे था उस दिन। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of country by renouncing his knighthood. During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call for Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who live in the country, Hindu, Muslim, and those of other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. Khilafat agitation and the non-cooperation movement. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. 1920 में जो ब्रिटिश ने बहुत ही हार्श ट्रीटी दी थी टर्किश सुल्तान खलीफा पे, people were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indians Muslim were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. जो लीडर्स थे खिलाफत एगिटेशन के, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस to campaign against Punjab wrongs, the खिलाफत wrong and demand स्वराज। अब गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा है कि इससे हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहेंगे, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। The non-cooperation movement gained momentum from 1921 to 2022.
ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसने काफ़ी ज़्यादा चलाई 1921 से 22 तक. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das gave up their practices. British titles were surrendered and legislature boycotted. काफ़ी इन लोगों ने अपोज किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ दिए. उन्होंने मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू सियादास ने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी. British titles were surrendered, legislature boycotted. People lit public bonfires and foreign clothes को जला दिए उन्होंने. The imports of foreign clothes fell drastically between 1920 and 1922. जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का वो काफ़ी कम हो गया 1920 से 1922 के बीच में. But all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. People's initiatives. In many cases, people resisted British rule non-violently. In others, different classes and groups, interpreting Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movements to local grievance. Let us look at few examples. In Kheda, Gujarat, Patida peasant organized non-violent campaign against the high land revenue demand of the British. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, liquor shops were picketed. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forests without paying grazing fee. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. लोग काफी खुश थे एंड वो बोल रहे थे स्वराज अब गांधी राज आ गया है अब. In Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal, too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. In Punjab, Akhali agitation of the Sikhs sought to remove the corrupt Mahants supported by the British from the Gurudwaras. This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Assam, tea garden laborers shouting Gandhi Maharaj ki Jai demanded a big increase in their wages. They left the British-owned plantations amidst declarations that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference to the Krishna was subtitled by Gandhi Raja. द पीपल्स महात्मा. गांधी जी को पीपल्स महात्मा बोला गया. महात्मा का टाइटल गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था. We can see from the above that sometimes people thought of Gandhi as a kind of masiha. लोग मसीहा की तरह मानने लगे थे as someone could help them overcome their misery and poverty. Gandhi wished to build class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars. वो गांधी जी का कितना अच्छा था कि वो हर सबको साथ लेके चल रहे थे लाइक जमींदार और एग्रीकल्चरल लेबर्स को लगता था कि वो उनकी हेल्प करेंगे ज़मींदार से फाइट करने में एंड ज़मींदार को लगता था कि वो उनकी हेल्प करेंगे और सबको साथ लेके चल रहे थे. एग्रीकल्चर लेबर्स को फ्रीडम नहीं चाहिए थी, उनको ज़मींदार से बचना था, इसलिए वो उस मूवमेंट में थे. At times, ordinary people credited Gandhiji with their own achievements. Ordinary people, गांधी जी को क्रेडिट देते थे उनके खुद के अचीवमेंट पे. फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces managed to stop illegal evictions of tenants, but they felt that it was Gandhi ji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. The happenings of 1922 to 1929. Mahatma Gandhi, as you know, was against violent movement. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to police station चौरी चौरा. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड कैसे हुआ जब फरवरी 1920 में कुछ पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन को फायर जला दिया एंड उसमें 22 पुलिसमैन उसमें मर गए थे. तो इसी वजह से उनको वायलेंस नहीं चाहिए था गांधी जी को, इसलिए उन्होंने वहीं पे उसको बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. और लोग इसीलिए लोगों ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने उनको पुलिस ने फायर कर दिया था उन पे, इस वजह से वो गुस्से में आ गए थे.
पर गांधी जी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं था, तो उन्होंने ये बंद कर दिया मूवमेंट। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. अब जब ये बंद हुआ तो फिर कांग्रेस ने भी कांग्रेस में भी दो लोग दो चीजें अपोज कर रही थी। एक ग्रुप था जो कि बॉयकॉट कर रहा था चीजों का, एंड दूसरा था जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। Two important developments of the mid 1920s were the formation of RSS। आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम पे फॉर्म होती है 1920 में। इनके पास डिफरेंट आइडियाज होते थे कि हाउ द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह इस पीरियड में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। भगत सिंह की कहानी तो अलग ही है। The decade closed with the Congress resolving the fight for पूर्ण स्वराज। अब इसमें क्या हुआ था, मैं आपको भगत सिंह की थोड़ी सी कहानी बता दूं। एक साइमन कमीशन 1927 में से 1928 में साइमन कमीशन आई, लॉर्ड साइमन की द्वारा। तो लाला लाजपत राय ने नारा दिया, साइमन गो बैक। फिर साइमन को बैक का नारा दिया, एंड उसके बाद लाठी चार्ज उन पे हुआ, एंड इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह को लाइक काफी गुस्सा आया, तो भगत सिंह ने रिवेंज लिया, एंड उन्होंने एक जिसने जिसने लाठी चार्ज किया था उसको मारना चाहते थे, बट किसी और को मार दिए। एंड इस चक्कर में उनको भी फांसी दे दी गई, बिकॉज ब्रिटिश के अकॉर्डिंग उनका जिंदा रहना ब्रिटिश के लिए खतरे से खाली नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का नारा था। अब बात आती है 1929 में। 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू उन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 26 जनवरी 1930 ऑल ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया गया। अब हुआ क्या कि जब हम लोग को आज़ादी मिली तब वो 15 अगस्त था, तो फिर तब ये था कि लाइक अब क्यों वेट किया था 26 जनवरी का, जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली है। बट 26 जनवरी को एक बहुत ही अनोखा दिन रखने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस दिन लागू हुआ। ये यही रीज़न था कि थोड़ा वेट किया गया 26 जनवरी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। द मार्च टू दांडी, Purna Swaraj would never come on its own. It had to be fought for. In 1930, Gandhi declared that he would lead a march to break the SALT law. According to this law, 1930 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। हुआ क्या था कि गांधी जी ने उस 11 पॉइंट्स वाइसरॉय को लिख कर दिए, बट उसने पढ़े ही नहीं वो। तो फिर 12 मार्च 1930 को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की, उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। अब नमक जो होता है वो नमक रिच और पुअर दोनों के लिए बराबर है, दोनों को चाहिए, चाहे आप सब्जी में कितने ही मसाले डाल दो, पर अगर नमक ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं है। तो आप नमक जैसी चीज़ पे भी आप टैक्स लगा रहे हो। आप जो नमक को बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो कभी ऐसे ही मिल जाता है समुद्र के किनारे, एंड उस पे आप टैक्स ले रहे हो। आप ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो महात्मा गांधी ने इसी से स्टार्ट किया। Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it was such an essential item of our food. The salt march related the general desire of freedom to specific grievance shared by everybody and thus did not divide the rich and poor. सॉल्ट जो है ये रिच और पुअर को डिवाइड नहीं करता है, ये सबके लिए बराबर है। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉरवर्ड 240 माइल्स, साबरमती से डांडी तक 240 माइल्स तक वो चल के आए, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट को ब्रेक किया। उन्होंने एक सॉल्ट का टुकड़ा उठाया एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट।
Peasants, tribals and women participated in large numbers. Peasants, tribals and women जो थे उन्होंने काफी large में participate किया. A business federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail. The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. The Congress formed government in 7 out of 11 provinces. अब 1930 हाँ एक और चीज़ वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो महात्मा गांधी के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ बट सबसे पहले इनिशियली महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया लाइक महात्मा गांधी को नहीं पसंद था ये बट फिर सरोजिनी नायडू ने बोला कि नहीं हम लोगों को बिकॉज महात्मा गांधी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स तो थे ही, थोड़े से एंड बट ये भी था कि अगर वुमेन इसमें आएंगी जैसे चौरी चौरा वाला मूवमेंट हुआ तो वो नहीं चाहते थे कुछ भी इस प्रकार का तो उन्होंने पहले अपोज ही किया इस चीज़ को बाद में नहीं किया तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पास हुआ 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बट उसने ज़्यादा देर तक नहीं रुकी वो इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years of कांग्रेस ने 2 साल रूल किया द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने कांग्रेस ने कहा कि ब्रिटिश लोग तो थे ही उसमें इंग्लैंड के साथ ब्रिटिश कांग्रेस ने कहा कि हम लोग वर्ल्ड वॉर में तभी हेल्प करेंगे हम हेल्प करेंगे लेकिन हमें वॉर के बाद इंडिपेंडेंस चाहिए बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ब्रिटिश लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन प्रोटेस्ट तो इसलिए वो सिर्फ 2 साल ही रूल कर पाई एंड देन अब हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की कैसे स्टार्टिंग होती है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश must quit India immediately, he told them. To the people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. Gandhiji and other leaders were jailed at once where the movement spread. It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of state authorities were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own government. The first response of the British was severe repression. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस इन पार्टीशन इसी दौरान 1940 में मुस्लिम लीग ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की और ये इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम होगा पाकिस्तान The resolution did not mention partition of Pakistan. जब उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं था उन्होंने बस इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की थी मुस्लिम्स के लिए The League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim group in the 1920s and the 1930s. मौलाना आज़ाद थे जो कि नहीं चाहते थे अलग होना बट फिर उन लोगों को ऐसा फिर मुस्लिम लोगों को ऐसा भड़काया गया कि ये तो हिंदू के साथ ही है हमारा ऐसा हुआ Jawaharlal Nehru listened to Mahatma Gandhi before the Bombay session of the Congress, July 1946. The provincial elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority. जो 1937 में जो elections हुए उससे मुस्लिम लीग को पता चला कि मुस्लिम्स जो है हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे एंड इसीलिए उनको अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए The Congress failures to mobilize the Muslim masses in the 1930s allowed the League to widen its social support. It sought to enlarge the support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. At the end of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League themselves for the independence of India. ब्रिटिश ने फिर क्या नेगोशिएशन करने स्टार्ट किए कांग्रेस सॉरी Congress, League, and और खुद के लिए for the independence of India. The talks failed because the League saw itself the sole spokesperson of India's Muslim. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it.
Elections of the provinces were again held in 1945-46. The Congress did well in general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslim was spectacular. It persisted with its demands for Pakistan. In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political frame for a free India. This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. अब ब्रिटिश कैबिनेट ने थ्री मेंबर मिशन सेंड किया कि देखो वहाँ की कंडीशन कैसी है. लॉर्ड माउंट बेटन आया था एंड कि देखो वहाँ की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से बताओ कि क्या सही रहेगा. तो फिर उन्होंने बोला कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, बट हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को ऑटोनॉमी देनी चाहिए. बट ये ना ही तो मुस्लिम लीग को पसंद आया ना ही कांग्रेस को, तो ये डिफ्यूज कर दिया गया. पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल. After the failure of the cabinet mission fail हो गई. The Muslim League decided on a mass agitation for winning its Pakistan demand. It announced 16 August 1946 को Direct Action Day declare किया गया. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. Many hundred thousand people were killed, and numerous women had to face untold brutalities during this partition. Millions of people were forced to flee their homes, torn asunder from their homelands. They were reduced to being refugees in alien lands. Partitions also meant that India changed. Many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. जो लोगों को खुशी हुई इंडिपेंडेंस की, वो उसके साथ-साथ पेन भी था पार्टीशन का, वॉयलेंस का, जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ लोग मारे गए. तो यही कुछ हुआ था. कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आई लेकिन वो फेल हो गई. तो 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया. उस दिन से राइट्स बिगिन हुए. फिर 3 जून उसके बाद मार्च 1947 में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड फाइनली पार्टीशन हो गया. एंड मिक्स ऑफ इमोशन लाइक कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो जॉय तो था ही, बट पेन भी था पार्टीशन का. कुछ लोग नहीं होना चाहते थे, बट तो यही है. आज का चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ओके बाय.